नमस्कार बच्चों, मैं ममता प्रजापति, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय इतिहास के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के भाग 2 को हम समझेंगे। बच्चों, इसके शिक्षण बिंदु जो हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, क्रांतियों का युग किस प्रकार आया, इसमें कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, रूमानी कल्पना का निर्माण किस तरह हुआ और राष्ट्रीय भावना का निर्माण करने में उसका क्या योगदान रहा, भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह किस प्रकार हुआ लोगों के अंतर्गत, फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मनी का निर्माण, इटली का निर्माण किस प्रकार हुआ, किस प्रकार इसका एकीकरण हुआ, ब्रिटेन की अजीब दास्तान के बारे में हम जानेंगे, राष्ट्र की कल्पना की, राष्ट्र को किस तरह से राष्ट्र की कल्पना की प्रतीकों के अर्थ को हम जानेंगे, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है इसको हम जानेंगे। बच्चों, इस भाग का अध्ययन करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपने प्रथम भाग में किन किन शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा की थी। तो बच्चों, हमने अपने पिछले भाग में जाना था कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, कि सभी लोगों में, किसी राष्ट्र के लोगों में एक साझा पहचान को विकसित करने की भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। तो हमने जाना था कि राष्ट्रवाद क्या होता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को हमने संक्षिप्त रूप में जाना था कि पहले वहाँ पर जो वंशानुगत राजा हैं उनका शासन था, बाद में किस तरह से प्रजातंत्र की स्थापना हुई। हमने जाना था फ्रेडरिक सोरियो द्वारा बनाया गया चित्र वह किस प्रकार से राष्ट्रवाद से संबंधित था। अर्नेस्ट रेनन जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनके बारे में हमने जाना था। राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुई थी, वह किस प्रकार हुई उसको हमने जाना था। राष्ट्र का विचार किस प्रकार से आया, उसका निर्माण करने में किन किन चीज़ों का योगदान रहा, क्रांतिकारियों का क्या योगदान रहा उसको हमने जाना था। नेपोलियन का क्या योगदान रहा, ज्वेब्रेकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, इसको हमने जाना था। राइनलैंड का डाकिया लाइप्जिग से आते हुए, इसको हमने जाना था। यूरोप में किस प्रकार राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, इसको हमने जाना। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इनका उदय किस प्रकार हुआ, इसको हमने जाना। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, इसको हमने जाना। तो बच्चों, आज का हमारा पहला शीर्षक है सन 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रूढ़िवाद किसे कहते हैं। तो रूढ़िवाद वे होती है जो लोग अपनी पुरानी सोच रखते हैं और जिनका परिवर्तन में विश्वास नहीं होता, जो जैसी परंपराएं चली आ रही हैं वे उन्हीं को मानना सही समझते हैं। उस समय के रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे कि राजतंत्र, राजा द्वारा जो तंत्र चलाया, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। जो रूढ़िवादी थे उनका मानना था कि इन सब पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र है, चर्च है, सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है और परिवार है, इसको बनाए रखना चाहिए। उनका मानना यह भी था, किसका, रूढ़िवादियों का यह भी मानना था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था। वह इन पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम था जो राजतंत्र था। सन 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधियों ने ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की मेज़बानी में एक वियना संधि तैयार की। कौन सी संधि? वियना संधि। इस संधि का जो उद्देश्य था वह नेपोलियन युद्ध द्वारा हुए बदलावों को खत्म करना था। अधिकतर सरकारें चाहती थीं कि सेंसरशिप को लागू करना, परंतु जो उदारवादी थे वे चाहते थे प्रेस की आज़ादी। तो बच्चों, जो उनका उद्देश्य, जो उन्होंने वियना संधि की स्थापना की, उसका उद्देश्य था जो नेपोलियन द्वारा हुए बदलाव थे उनको दूर करना था। तो उसके अंतर्गत उन्होंने जो बूर्बो राजा थे उनको सत्ता से हटा दिया गया था, उनको सत्ता से उखाड़ फेंका, उनको दोबारा जो है सत्ता में वापस लाया गया बूर्बो राजा को।
और फ्रांस की सीमा पर कई ऐसे राज्य बनाए गए जिससे कि फ्रांस जो है अब दोबारा दूसरे क्षेत्रों पर अपना अधिकार ना जमा पाए, जिसके अंतर्गत नीदरलैंड की स्थापना की गई, जिसके उत्तर में नीदरलैंड की स्थापना की गई और ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का भाग दे दिया गया। बच्चों, ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का भाग दे दिया गया और पहले जो रूस है उसको पोलैंड के कुछ क्षेत्र दे दिए गए। बच्चों, पहले जो 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन जिसका निर्माण नेपोलियन ने किया था उसमें कुछ बदलाव नहीं किए गए, बच्चों, इस संधि का उद्देश्य नेपोलियन युद्ध द्वारा हुए बदलावों को खत्म करना था। अधिकतर सरकारें चाहती थीं कि सेंसरशिप को लागू करना। तो सेंसरशिप का उद्देश्य क्या होता है? जो सेंसरशिप होती है वह जो अखबार हैं, मैगज़ीन हैं, इन पर क्या लगाती हैं? नियंत्रण लगाती हैं, ताकि लोग अपने विचारों को उनके द्वारा जो विरोध की जो भावनाएं हैं उनको विचारों में व्यक्त ना कर सकें। इसलिए सेंसरशिप को लागू करने में जो सरकारें हैं इसके पक्ष में थीं और लेकिन जो उदारवादी थे, जो खुले विचारों वाले व्यक्ति थे, वे क्या चाहते थे कि प्रेस की आज़ादी हो। बच्चों, फिर हम जानते हैं कि क्रांतिकारियों का क्या क्या योगदान रहा। सन 1815 के बाद जो अनेक क्रांतिकारी थे वे भूमिगत हो गए। क्यों भूमिगत हो गए? क्योंकि वे दबाए जाने, दमन के उद्देश्य से दमन ना हो इसके कारण वे भूमिगत हो गए और उनका मानना था कि राष्ट्र राज्यों की स्थापना आज़ादी का एक अहम हिस्सा है। इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपे मैत्सिनी, जो इटली का एक क्रांतिकारी था ज्यूसेपे मैत्सिनी, जिसका जन्म सन 1807 में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया क्रांति करने के लिए मैत्सिनी को बहिष्कृत कर दिया था। मैत्सिनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए जिनके नाम थे यंग इटली और यंग यूरोप। जो इनका 2 संगठन इन्होंने बनाए थे, गुप्त संगठन बनाए थे जिनका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। इनके इस संगठन के जो सदस्य थे वे कौन बने? समान विचार, एक जैसे विचार रखने वाले जो युवा थे वे इनके इस संगठन के सदस्य बने। बच्चों, इनका मानना था कि जो ईश्वर की मर्ज़ी है वह किस में है? ये जो ईश्वर की मर्ज़ी है और ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार जो राष्ट्र है वह प्राकृतिक इकाई है। वह बच्चों, जो राष्ट्र है वह प्रथम प्राकृतिक इकाई है मनुष्य की, इनके विचारों के अनुसार। और जो ड्यूक मेटरनिक थे वे ये मानते थे कि उन्होंने यह भी कहा कि ये जो है हमारे सामाजिक राजतंत्रों का यह दुश्मन है। कौन? जो ज्यूसेपे मैत्सिनी हैं। बच्चों, फिर हम जानेंगे क्रांतियों के युग के अंतर्गत। तो सन 1830 से सन 1848 के मध्य अनेकों क्रांतियाँ हुई, जिनमें मुख्यतः सन 1821 से होने वाला यूनान का संघर्ष और 1830 की फ्रांस की क्रांति थी। इस युग में क्रांतियों की मुख्य भूमिका उदारवादी राष्ट्रवादियों की थी, जो मध्य वर्गों के लोग थे, प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क आदि। तो बच्चों, जो सबसे पहले क्रांति हुई वह थी जुलाई 1830 में फ्रांस की क्रांति। कौन सी क्रांति हुई? जुलाई 1830 में फ्रांस की क्रांति, जिसके अंतर्गत जो बूर्बो वंश के जो राजा थे उनको सत्ता से उखाड़ फेंका और अब अब जो है जो स्वतंत्र अब संवैधानिक विचारों के राजतंत्र की स्थापना की गई और उसका अध्यक्ष जो है किसको बनाया गया? उसका अध्यक्ष बच्चों अब लुई फिलिप को बनाया गया। तो बच्चों, एक नए राजतंत्र की स्थापना हुई और अब उसका अध्यक्ष जो है लुई फिलिप को बनाया गया। यह जो जुलाई की क्रांति हुई इससे ही जो है प्रेरणा मिली और ब्रुसेल्स में भी एक क्रांति हुई। ब्रुसेल्स ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग कर लिया। बच्चों,
जो इसके बाद हम जानते हैं कि जो शिक्षित अभिजात वर्ग है, जो शिक्षित अभिजात वर्ग है उसमें जो राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ, उसको उदय करने में किसका योगदान रहा? उसको उदय करने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ। जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह कब से प्रारंभ हुआ? 1821 से प्रारंभ हुआ यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान जो है वह 15वीं सदी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। 15वीं सदी से वह किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और जो राष्ट्रवादी थे उनका समर्थन किसने किया? यूनान की क्रांति के संदर्भ में जो राष्ट्रवादी थे उनका समर्थन किया जो यूनानी, जो निर्वासन में रह रहे जो यूनानी थे उन्होंने उनका समर्थन किया, और पश्चिमी यूरोप के कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया। जो दार्शनिक थे वे ये मानते थे, जो यूहान गॉटफ्रीड जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे, उनका मानना था कि जो राष्ट्र का निर्माण है वह लोगों में ही निहित है। उनका मानना था कि जो राष्ट्र का निर्माण है वह लोगों की सोच पर ही आधारित है, लोगों में ही निहित है राष्ट्र का निर्माण, जो यूहान गॉटफ्रीड थे उनका मानना था। तो बच्चों, जो 1821 से यूनान का स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ। बच्चों, एक अंग्रेज़ी कवि लॉर्ड बायरन, उन्होंने 1821 में धन एकत्र किया और युद्ध लड़ने गए। 21 में उन्होंने काफ़ी सारा सबसे धन एकत्र किया और युद्ध लड़ने गए, लेकिन 1824 में उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। तत्पश्चात 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद जो है, कुस्तुनतुनिया की संधि के अंतर्गत जो यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित हो गया। तो बच्चों, इस युग में जो क्रांतियों में मुख्य भूमिका उदारवादी राष्ट्रवादियों की रही थी, जो मध्य वर्गों के लोग थे, जैसे कि प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क आदि। तो बच्चों, आगे हम जानते हैं कि किस तरह से रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ। किस तरह से रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो राष्ट्रवाद का विकास है उसमें कई युद्ध हुए और कई युद्धों का योगदान रहा राष्ट्रवाद का निर्माण करने में। तो जो राष्ट्रवाद का विकास है वह केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार, अपने क्षेत्र का विस्तार करने से ही नहीं हुआ। इसके विकास में कई चीज़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि कला का, काव्य, कहानियों का बहुत योगदान रहा। किस्सों और संगीत में राष्ट्रवादी भावनाओं को, जो किस्से और संगीत थे, उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को बनने में और व्यक्त करने में, उसको लोगों के सामने व्यक्त करने में जो किस्से और कहानियाँ थी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसका कारण मुख्यतः यह था कि अधिक जनसंख्या जो थी वह निरक्षर थी। क्यों इनका योगदान रहा? जो किस्से और कहानियाँ, कला, काव्य कहानियों और किस्सों और संगीतों द्वारा इस राष्ट्रवाद की भावना को जो है उदय हुआ और इसका निर्माण करने में रूमानी कल्पना का योगदान रहा। तो वह इसलिए क्योंकि जो उस समय अधिकांश जनसंख्या थी वह हमारी कैसी थी? अनपढ़ थी। उस समय जो लोग थे वे पढ़े लिखे नहीं थे। बच्चों, उस समय जो कार्लोस कुरपिंस्की हैं, उनके ओपेरा और संगीत का काफ़ी योगदान रहा रूमानी कल्पना के निर्माण में। जो है कार्लोस कुरपिंस्की के ओपेरा और संगीत का काफ़ी योगदान रहा। जो पोलेनस और माजोर्का है, उनको अब पोलेनस और माजोर्का को राष्ट्रीय लोक नृत्य की संज्ञा दे दी गई। तो बच्चों, हमने जाना कि किस प्रकार रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का निर्माण हुआ। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह किस प्रकार हुआ। सन 1830 का जो दशक था
बच्चों जो दशक होता है वह 10 वर्षों का होता है, तो 1830 का जो दशक था उसमें कई समस्याओं को साथ लेकर आया। जो 1830 का दशक था वह अपने साथ कई समस्याओं को साथ लेकर आया, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या बहुत अधिक संख्या में जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या बहुत बढ़ गई। बेरोज़गारी जब लोगों के पास काम नहीं उपलब्ध था, लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवास करना पड़ा। जो लोग थे वे ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ चले जा रहे थे? शहरों की तरफ प्रवास कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अब ग्रामों में वे सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए वे प्रवास कर रहे थे। लघु उत्पादकों को इंग्लैंड द्वारा आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली। जो लघु उत्पादक थे, जो छोटे उत्पादक थे, जो अपना उत्पादन, जो अपनी वस्तु का उत्पादन जो है वह बहुत छोटे पैमाने पर करते थे, तो उनको कहा जाता है लघु उत्पादक। तो लघु उत्पादक को इंग्लैंड द्वारा आयातित, जो इंग्लैंड के द्वारा जो सामान मंगाया जाता था, जो इंग्लैंड से सामान मंगाया जाता द्वारा आयातित मशीन से बने, जो इंग्लैंड द्वारा जो मशीन मंगाई गई उससे जो बना सामान था, उससे उसको कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी लघु उत्पादकों को। जाहिर सी बात है, जब मशीन से सामान बनेगा तो वह सस्ता होगा, है ना। तो जो मशीन से सामान बनेगा तो वह सस्ता होगा अपेक्षाकृत। लोगों के, अगर लोग किसी वस्तु का निर्माण करेंगे तो उन्हें ज़्यादा समय लगेगा और वे थकेंगे भी, लेकिन जब मशीन के द्वारा होता है निर्माण तो वह सस्ता होगा। तो जो लघु उत्पादक थे उनको इंग्लैंड द्वारा आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली। उनको कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। कृषकों को सामंती शुल्कों, किसी वर्ष की फसल खराब हो जाने और कीमत बढ़ जाने के कारण व्यापक गरीबी का सामना करना पड़ा। तो बच्चों, अब किसी वर्ष अगर किसान की फसल खराब हो जाती तो वे क्या करते थे? मान लो कीमतें बढ़ गई हैं, अब उनकी फसल खराब हो गई या कीमत बढ़ गई, तो इससे जो है किसानों को व्यापक बड़े पैमाने पर गरीबी का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप सन 1848 में जनता सड़कों पर उतर आई। जो 1848 है उसमें जो जनता थी वह सड़कों पर उतर आई और अंततः जो लुई फिलिप हैं वे भागने को मजबूर हो गए। बच्चों, राष्ट्रीय सभा ने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए, जो राष्ट्रीय सभा थी उसने एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों, बच्चों वयस्क तो उनको कहते हैं जो 18 वर्ष के ऊपर होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? वयस्क, है ना, जिनको वयस्क मताधिकार प्राप्त था। लेकिन इसमें हमने जो 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया और किसकी गारंटी दी? काम के अधिकार की गारंटी दी। तो बच्चों आगे हम देख लेते हैं फ्रैंकफर्ट संसद। तो बच्चों, फ्रैंकफर्ट संसद को जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो उदारवादी थे उन्होंने क्रांति करी 1848 में, उदारवादियों की क्रांति। तो उस समय जब अन्य लोग जो किसान हैं, मज़दूर हैं, वे क्रांतियां कर रहे थे, तो उसी समय के दौरान जो अभिजात वर्ग, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह भी क्रांतियां कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि राजा को जो है गद्दी छोड़नी पड़ी, राजा को अपने शासन से हाथ धोने पड़े और जो एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसने पुरुषों को सार्वभौम मताधिकार दिलवाए। एक स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना हुई जिसने पुरुषों को जो है मताधिकार दिलाए, सार्वभौम मताधिकार दिलाए। अब जिन क्षेत्रों में स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, ऐसे क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों का निर्माण नहीं हुआ था, वहाँ स्त्री पुरुषों ने अब संविधानवाद की, सबका एक संविधान हो, तो उन्होंने संविधानवाद को किससे जोड़ दिया? राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने उस विद्रोह को, जो संविधानवाद की मांग करी और संविधानवाद को उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़ दिया। तो बच्चों, जो हमने
आगे हम देखते हैं फ्रैंकफर्ट संसद का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो 18 मई सन 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधि, जो चुने हुए प्रतिनिधि थे, उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में हुआ था। स्त्रियों ने संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, फिर भी उन्हें मताधिकार से वंचित किया। उन्होंने अपने खुद के अखबार छापे, फिर भी उन्हें इस मताधिकार से वंचित रखा गया, उनको मताधिकार नहीं दिया गया। सन 1848 में उदारवादी आंदोलनों से राजाओं को यह विश्वास हो गया कि अब उन्हें छूट देनी पड़ेगी। फलस्वरूप भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। जो भूदासत्व थे उनको और बंधुआ मजदूरी को समाप्त कर दिया गया। बच्चों, जर्मनी का निर्माण किस प्रकार हुआ। पूर्व में जो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए जो संघर्ष हुआ उसका दमन कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी प्रशा को दे दी गई। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुए 3 विद्रोहों में प्रशा को जीत दिलाई और इस तरह राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। सन 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इटली का निर्माण। बच्चों, इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें सार्डिनिया, पिडमांट पर इतालवी राजघराने का शासन था, उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्गों के अधीन था, मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और जो दक्षिणी क्षेत्र था उस पर स्पेन के बूर्बो राजाओं के अधीन था। सन 1831 से सन 1848 के बीच हुए विद्रोहों की असफलता के कारण इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी जो थी वह किस पर आ गई। विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई। बाद में जूसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में हुए युद्धों की असफलता के बाद सन 1861 में इमैनुअल द्वितीय को इटली का एकीकृत इटली का जो है वह राजा घोषित किया। जो गैरिबाल्डी थे वह, उनका जो परिवार था वह पेशे से क्या था, तटीय व्यापार में संलग्न था और जो गैरिबाल्डी थे वो एक व्यापारिक नौसेना में एक नाविक थे। बच्चों, अब हम जान लेते हैं ब्रिटेन की अजीब दास्तान। कुछ विद्वानों का मानना था कि जो ब्रिटेन की राज्य का मॉडल जो है वह ग्रेट ब्रिटेन है, परंतु यह निर्माण एक लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ। सन 1688 में आंग्ल राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में क्या था, इंग्लैंड था। इंग्लैंड में जो है धन बढ़ा, सत्ता बढ़ी, उनके क्षेत्र में विस्तार हुआ, जिससे उनका जो है ध्यान केंद्रित हुआ कि अब वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ाएं और उन्होंने आयरलैंड और स्कॉटलैंड में जो आज़ादी के लिए संघर्ष हुआ उसका दमन कर दिया, दबा दिया। फिर सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट हुआ जिसमें यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। बच्चों, बाद में आयरलैंड को भी बलपूर्वक इसमें मिला दिया गया और एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण कर दिया गया। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र को किस प्रकार से नारी का रूप दिया। 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र को एक नारी के रूप में प्रस्तुत किया। राष्ट्र को जिस नारी का रूप दिया वह किसी खास महिला का नहीं, बल्कि किसका था, कलाकारों ने राष्ट्र के अपने अमूर्त विचारों, जो उनके दिमाग में थे, उनके मन में जो विचार थे, उन्होंने उसको एक नारी के रूप में एक ठोस रूप प्रदान किया। नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई। फ्रांस को मारियान के रूप में दिखाया, जिसका उद्देश्य जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित करना था। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य था जन राष्ट्र, लोगों के राष्ट्र के विचारों को एक रेखांकित करना। जर्मन राष्ट्र को जर्मेनिया के रूप में दिखाया गया। जर्मेनिया जो कि बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है। जर्मन बलूत जो है वह किसका प्रतीक है, वीरता का प्रतीक होता है। बच्चों, इस चित्र में हम देखेंगे ये 1850 का डाक टिकट है। इसमें मारियान की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। और इस चित्र में हम देखेंगे कि जर्मेनिया, इसमें जर्मेनिया का चित्रण किया गया है।
चित्रकार फिलिप वेट ने 1848 में चित्रकार ने जर्मेनिया के इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, चूँकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था। और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई, जहां पे 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। बच्चों, अब हम कुछ प्रतीकों के अर्थ जान लेते हैं जिनका इस अध्याय में जिनको बताया गया है। तो जिसमें टूटी हुई बेड़ियाँ, जहाँ टूटी हुई बेड़ियाँ दिखें वहाँ माना जाता था कि आज़ादी मिलना, उससे तात्पर्य था कि आज़ादी मिलने से था। बाज छाप कवच, जिससे तात्पर्य था हमारा जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। जो बाज छाप कवच था वह जर्मन साम्राज्य के शक्ति को दिखाता था। बलूत पत्तियों का मुकुट, जो बलूत पत्तियों का जो मुकुट जो पहन रखा है जर्मेनिया ने, वह किसको दिखाता था? वह मुकाबले की तैयारी को, कि अब हम कोई मुकाबले के लिए तैयार हैं, वो हमारी तैयारी को दिखाता था। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, वह क्या दिखाती थी? कि शांति की चाह, कि लोग जो हैं वे क्या चाहते हैं? शांति और अमन चाहते हैं। काला लाल और सुनहरा तिरंगा, जो काला लाल और सुनहरा तिरंगा था वह क्या दिखाता था? 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया, जिस पर उनने प्रतिबंध लगा दिए। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात, उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात दिखाती थी। बच्चों, अब हम जान लेते हैं राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के बारे में। तो बच्चों, राष्ट्रवाद को हम पढ़ ही चुके हैं कि किसी राष्ट्र के लोगों में एक साझा पहचान को विकसित करने की जो भावना होती है उसको हम कहते हैं राष्ट्र का राष्ट्रवाद। और बच्चों, जो साम्राज्यवाद होता है इसके अंतर्गत अपने क्षेत्र को, जो राजा है वह अपने क्षेत्र का किस तरह से विस्तार करता है, ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करता है, उसको हम कहते हैं साम्राज्यवाद। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। सन 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बाल्कन था। वह क्यों था? बाल्कन क्यों था? क्योंकि वहाँ भौगोलिक और जातीय भिन्नताएं बहुत ज़्यादा थीं। बाल्कन राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और जो बड़ी शक्तियाँ थीं उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, बहुत प्रतियोगिता थी। परंतु यूरोप को साम्राज्यवाद से जुड़ने का परिणाम सन 1914 की महाविपदा के रूप में देखने को मिला। तत्पश्चात बाद में लोगों ने साम्राज्यवाद का बड़ा विरोध किया, है ना। 1914 की जो महाविपदा आई, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके रूप में देखने को मिला, जिसका लोगों ने बड़ा कड़ा विरोध किया। तो बच्चों, हमने जाना कि राष्ट्रवाद क्या हुआ, क्या होता है, और साम्राज्यवाद क्या होता है। बच्चों, किस तरह से साम्राज्यवाद के अंतर्गत राजा ने अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार किया, और राष्ट्रवाद क्या थी कि लोगों में, किसी राष्ट्र के लोगों में एक साझा पहचान को विकसित करने की भावना जो थी वह थी हमारा राष्ट्रवाद, जिसका निर्माण करने में राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का बहुत योगदान रहता है। तो बच्चों, हमने अपने इस भाग में अध्ययन किया कि किस तरह से उदारवादियों की क्रांति हुई, किस तरह से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, वह हमने अपने पिछले भाग में अध्ययन किया था। और किस तरह इसमें हमने अध्ययन किया कि किस तरह से उदारवादियों की क्रांति हुई, किस तरह से जूसेपे मैत्सिनी ने अपना सहयोग दिया, किस तरह से जूसेपे गैरिबाल्डी ने अपना सहयोग दिया। जो जूसेपे गैरिबाल्डी थे वे क्या थे? जो जूसेपे गैरिबाल्डी थे वे इटली के एक स्वतंत्रता क्रांतिकारी थे। जो जूसेपे गैरिबाल्डी थे वे इटली के एक क्रांतिकारी थे, और जो उनका परिवार था वह पेशे से जो है तटीय व्यापार से संलग्न था। तटीय व्यापार में जो उनका परिवार था वह उसमें संलग्न था। तो बच्चों, हमने जाना कि जो जूसेपे गैरिबाल्डी हैं उनका क्या योगदान रहा। तो बच्चों, अब हमारा ये भाग ख़त्म होता है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको यह भाग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।